अध्याय 1631 तीन भाई। न्यान अगले दिन सुबह तड़के ही उम्मीद से कहीं बड़े समूह के साथ वापस आ गया। वह न केवल जेफ और ब्रदर चिन को वापस लाए थी, बल्कि उसने उनके लिए 3 और समूह सदस्यों को भी इकट्ठा किया था। ये सभी काम वर्ल्ड इमॉर्टल चरण के बाद के हिस्सों में हुए थे। सुप्रभात। मैंने हमारे लिए एक ग्रुप लीडर का इंतजाम कर लिया है, और वह अपने भाइयों को भी साथ ले आया है, उसने गर्व से घोषणा की। टीम का नेतृत्व कर रहे बरसेरकर ने काल की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि हमारे पास इस क्षेत्र में एक क्लैन क्वेस्ट है। गोदाम में एम्बर फ्लावर्स की कमी है, और वे परिसर के भीतर अच्छी तरह से नहीं उगते हैं। इसलिए जब तक आपको उन कुछ जगहों पर रुकने में कोई आपत्ति नहीं है जहां अग्नि तत्व प्रबल है, हमें आपके साथ जाने में खुशी होगी। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल बाहर जाने का हमारा मुख्य उद्देश्य रसायन शास्त्र और रहस्यमयी पाक कला अनुसंधान के लिए सभी प्रकार के जादुई पौधों को इकट्ठा करना है। अगर हमें कोई छिपा हुआ स्थान मिल भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वास्तव में उन पौधों की जरूरत है, काल ने समझाया। बरसेरकर मुस्कुराया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम एक ही बात पर सहमत हैं। ऐसे कई मसाले हैं जो उच्च अग्नि तत्व वाले क्षेत्रों में उगते हैं जहां हमें एम्बर फूल मिलने की संभावना है, और वे कई पाक व्यंजनों के लिए आवश्यक हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले काफी खुले इलाके से गुजरना होगा, और तटीय क्षेत्रों में जल तत्व की प्रधानता से पृथ्वी तत्व की प्रधानता की ओर बदलाव आता है, इससे पहले कि हम उस पुराने युद्ध क्षेत्र तक पहुंचे जहां हमें फूल मिलने की संभावना है। हमारी एकमात्र समस्या तब होगी जब कोई पहले से ही तैयार सभी चीजों की कटाई कर चुका हो, या फिर हमारा सामना किसी शत्रुतापूर्ण संप्रदाय के टीम सदस्यों से हो जाए। सामान्यतः हम ऐसा नहीं करते। हम कोंडिम के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन हम सड़क के उत्तर में ही रहेंगे, और उनके शिकार के सामान्य क्षेत्र शहर के पश्चिम में है, क्योंकि वहां संसाधन बेहतर है। आप समुद्र के बारे में कितना जानते हैं? काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं माना का एक डेड जोन है, लेकिन इसके अलावा मुझे बस इतना पता है कि उस क्षेत्र में बहुत सारे ब्लू एल्व्स नौकायन कर रहे हैं। दोनों बातें सच हैं, लेकिन डेड जोन कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। असल में कोई चीज सक्रिय रूप से माना ऊर्जा को सोख रही है, और उसका केंद्र तट से दूर कहीं है। मुझे ठीक ठीक जगह का पता नहीं है, मैं नाविक नहीं हूं। शायद ये किसी नक्शे पर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू होम भी इसके दुष्प्रभावों से पूरी तरह मुक्त नहीं है, और यहाँ की माना पश्चिम की तुलना में थोड़ी कमजोर है। इसलिए छोटे संप्रदाय और कबीले शायद ही कभी पूर्व की ओर आते हैं, जबकि हम सुदूर पूर्वी तट पर रहते हैं। इससे शिकार करना और फसल काटना आसान हो जाता है, बशर्ते आपको थोड़ी कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से कोई आपत्ति न हो। खैर, ये बुरा नहीं है। चूंकि हम जीवित पौधे ढूंढ रहे हैं, इसलिए रोपण के बाद उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा, और खाद्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता थोड़ी कम होने पर भी कोई समस्या नहीं है, जब तक कि स्वाद अच्छा बना रहे। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात तो स्वाद ही है। हमारे समूह में अमर रैंक का एकमात्र मिस्टिक कुक है, और वह बारबेक्यू का विशेषज्ञ है। वो हर तरह का मांस पका सकता है। उस बड़े आदमी ने काल को उत्सुकता भरी मुस्कान दी। ओह, कौन सा है? कछुआ, डार्क फ्लेम फीनिक्स। उसका नाम हॉक है। देखो, ये बात समझ में आती है। मुझे इसके बारे में तुरंत सोच लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे कभी मानव रूप में परिवर्तित होते नहीं देखा, केवल एक दानव कौवे के रूप में ही देखा है। काल ने सिर हिलाया। दरअसल वह आमतौर पर इसी रूप में खाना भी पकाता है। खाना पकाने की लपटें उसके पंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती, और उसके पंजों को साफ करना भी आसान है। आपकी तरफ से कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं? काल ने जल्दी से गिनती की और महसूस किया कि थोर भी सैर के लिए तैयारी कर रहा था। मैं और डाना, साथ ही साथ संभवतः 8 जानवर। उनमें से अधिकांश यात्रा के दौरान मानव रूप में रहेंगे, लेकिन कुछ काम शुरू होने तक अपने अपने स्थानों पर आराम कर सकते हैं। यह मेरी कक्षा की क्षमताओं का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वे आना चाहें तो हम परिचय करा सकते हैं। रे काल के बगल में प्रकट हुई, और बरसेरकर का हाथ सहज रूप से उसके हथियार की ओर चला गया। अच्छी प्रतिक्रियाएं। मैं रे हूं, मेरे बगल में कारा और रेमी है। हरे बालों वाला लंबा लड़का थोर है। मुझे लगता है आप लियो को जानते हैं, और लोमड़ी तियान है। हवा में हॉक और ओपल हैं, हमारे 2 पंख वाले सदस्य।
उसने समझाया। ये तो वाकई एक अद्भुत संयोजन है। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम एक ब्लड डिस्ट्रक्शन स्पाइडर होगे, है ना? रे ने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। हाँ, मेरी खासियतें हैं मरे हुए लोगों को बुलाना और चीजों को चाकू मारना। काल भी बुला सकता है और डाना गोलेम की माहिर है। बरसकर मुस्कुराया। तो लड़ाई में या कटाई के लिए हमारे समूह के सदस्यों की कमी नहीं होगी। मैं मार्क हूं, ये मेरे भाई नेट और जिम है। रे को शक था कि भाई शब्द का इस्तेमाल शाब्दिक अर्थ में किया गया है। बाकी दोनों न केवल उससे आधे से भी कम कद के थे, बल्कि वे दिखने में भी एक जैसे नहीं थे। लेकिन वह खुद भी अपने भाइयों जैसी नहीं दिखती थी, इसलिए उसका मतलब सही अर्थ में ही होगा, न कि मानवीय अर्थ में। वंशानुक्रम के माध्यम से आपसे मिलकर खुशी हुई। उस क्लास कलर का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि यह किसी खास तरह का रोग है। रे ने पूछा। बिल्कुल सही। मैं एक बरसेका हूं और इन दोनों के पास निंजा क्लास है। ओह, तो हमारे पास एक बेहतरीन समूह है। तियान हमारा वैद्य होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि भी है। उसने हाल ही में कवि से संबंधित कई तरह के कौशल हासिल किए हैं। हीलिंग और बफ। ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि क्लैन में हमेशा क्लेरिक्स की कमी रहती है। रे ने सिर हिलाया। रेमी एक शमन है, इसलिए उसके पास भी उपचार शक्तियां हैं। बस तियान से अलग है। अगर हमें लड़ना पड़ा तो वह उपचार के प्रतीक स्थापित करेगी। तकनीकी रूप से लियो भी उपचार कर सकता था, लेकिन उसके पास फिलहाल केवल एक ही उपचार मंत्र था, और वह भी कम शक्ति वाला और लंबे समय तक असर करने वाला। आपातकाल में जिस तरह के उपचार पर सब भरोसा करते हैं, वैसा तो बिल्कुल नहीं था। रे को एहसास हुआ कि उनके पुजारियों के बिना समूह असंतुलित होता जा रहा था। संख्या के हिसाब से पहले उनके पास पादरी ज्यादा थे, लेकिन अब उनके पास इतने सारे बुलावे थे कि उन्हें एक से ज्यादा उपचारक की जरूरत थी। इसके अलावा उसे लोट्स को तैयार करके युद्ध के मैदान में रोमांचक यात्राओं पर जाने की सुविधा की भी कमी खल रही थी। थोर ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। उसे टेसा की कमी खलने वाली थी। लड़ाई के समय वह उसकी पीठ की रक्षक थी। उसके तैनात होने से उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि उसकी पीठ पर ऐसी कोई चीज आ जाएगी जहां तक वह पहुंच न सके। परिचय समारोह समाप्त होने के बाद और दो नवजात आकार के ड्रैगन को टेसा के साथ टाइनी वर्ल्ड में छोड़ने के बाद समूह पश्चिम द्वार की ओर बढ़ा, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। न्यू होम क्लैन में अधिकतर लोग मनुष्य थे, वास्तव में 10 में से 9 सदस्य मनुष्य ही थे। न्यान और डाना से लेकर रे, कारा, लियो और रैमी तक इतने सारे स्पष्ट रूप से अमानवीय सदस्यों को देखना, जिनमें से रैमी बेहतर दृश्य के लिए वर्तमान में काल की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी, एक ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे हर दिन अनुभव करते थे। हालांकि सिस्टम ने उन सभी को सदस्य के रूप में पहचान लिया और वे सभी अमर थे, इसलिए सभी के मन में यह सवाल उठने लगा कि हमें ऐसे सदस्य कब मिले। समूह ने ज्यादा देर तक इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि वे सवालों में उलझना नहीं चाहते थे और न ही अपने मिशन को पूरा करने के दौरान किसी फालतू सदस्य को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। भाइयों को जो काम सौंपा गया था, वह केवल कबीले के मिशन बोर्ड से लिया गया काम नहीं था, बल्कि वास्तव में यह उनके युद्ध प्रशिक्षक द्वारा प्रगति के लिए निर्धारित मानकों को पूरा न करने के लिए दी गई सजा थी। परीक्षा पास नहीं कर सकते तो जाओ फूल तोड़ लो, उनका तर्क था। और जब तक वे फूल तोड़कर वापस नहीं आ जाते, तब तक उन्हें कक्षा में जाने की अनुमति नहीं थी। सब कुछ बुरा नहीं था। फूल लाने के मिशन से अच्छी कमाई हुई, और वे उस पैसे का इस्तेमाल अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन खरीदने में कर सकते थे। एक बार जब उनके पास वह चीज होगी, तो वे संभवतः अपने मेंटर की परीक्षा के मानकों को पूरा कर सकेंगे, और फिर वे सही रास्ते पर वापस आ जाएंगे। द्वार से निकलते समय पहरेदारों ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिससे ये पुष्टि हो गई कि सभी अपनी मर्जी से जा रहे हैं और वे सभी नहीं, वे सभी वयस्क नहीं थे। उनके साथ बिज्जू और कछुआ भी थे जो निश्चित रूप से वयस्क नहीं थे, लेकिन उनकी अमर आत्मा पूरी तरह विकसित हो चुकी थी, इसलिए वे कम से कम युद्ध में सक्षम थे और अपनी रक्षा करने में असमर्थ नहीं थे। यह अफसोस की बात थी कि गार्ड उन्हें कार्रवाई करते हुए नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आज हमें जो चाहिए उसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सुराग नहीं है, सिवाय इसके कि हमें ये बुनियादी जानकारी है कि किन क्षेत्रों में सही मौलिक संबंध है। इसलिए यह एक तरह का खजाना ढूंढने जैसा होगा।
हमें किस प्रकार के पौधों की अधिक आवश्यकता है, जल तत्व वाले या पृथ्वी तत्व वाले? अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो हम तट के पास रुक सकते हैं, अगर नहीं होगी तो हम सीधे अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। रुको, मैं ये देखना भूल गया कि क्या हर कोई तेज दौड़ में मेरा साथ दे सकता है। टोटोलन अपनी गति के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मार्क को एहसास हुआ। लियो ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। अब जब हम गेट के बाहर आ गए हैं, तो मैं अपनी जगह पर आराम करूंगा जब तक मुझे कुछ अच्छा न मिल जाए। मैं वहां से बाहर देख सकता हूं, और फिर मुझे भागना नहीं पड़ेगा। बरसेरकर ने राहत की सांस ली। अगर उन्हें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की जॉगन की गति से चलना पड़ता, तो यह एक बुरे सपने जैसा होता। ठीक है, क्या शारीरिक रूप से कमजोर लोगों में से कोई और भी है? कारा हंसते हुए अपने असली रूप में लौट आए और ऊपर आसमान में चक्कर लगाने लगी, जबकि रैमी काल के कंधों पर लटकी हुई थी और उसने बस कंधे उचका दिए। वह बाकी लोगों से थोड़ी धीमी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह चालाकी से किसी से लिफ्ट मांग सकती थी। डाना ने सीटी बजाई और हॉक उसके बगल में आकर बैठ गया, ताकि वह उसके कंधों पर चढ़ सके, जिससे ओपल सोचने लगी कि क्या उसे सबके लिए सवारी का इंतजाम करना चाहिए। उन्हें नुकसान उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह सबको तेज गति वाला वाहन दे देती, तो वे अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते। दुर्भाग्यवश इससे सैर का उद्देश्य ही विफल हो जाता, जैसा कि वह समझती थी। वे पौधे इकट्ठा करना चाहते थे, न कि अपने सामने से गुजरते नजारों को देखना। इसलिए वे बहुत तेज नहीं चल सकते थे, लेकिन बहुत धीमे भी नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि उनके पश्चिम में सैकड़ों किलोमीटर का खुला मैदान फैला हुआ था, और वह सारा मैदान अमर श्रेणी के अभिकर्मकों से भरा हो सकता था। कुछ ही सेकंड बाद कारा आसमान से नीचे कूदी और एक डिब्बे से कुछ उठा लिया। पेड़, मुझे लूट का माल मिल गया। हॉक खुशी से चिल्लाई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पंजों में एक चूहा पकड़ रखा है, लेकिन जब काल ने और करीब से देखा, तो वह गिलहरी के रूप में एक युवा डर्यूड थी। डर्यूड को वापस भेज दो। वे शांति से क्लास बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। काल ने उसे पुकारा, तभी बिज्जू समूह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कारा ने आह भरी और डर्यूड को जाने दिया, उसे 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। गिलहरी ने तुरंत अपने पैर फैला दिए और हवा में तैरने लगी। न्यान हंस पड़ी और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन गिलहरी उससे कुछ ही मीटर दूर थी कि डर्यूड एक क्रोधित युवा ड्रैगनकिन में बदल गई। ये क्या बकवास थी? मेरे ही कबीले के एक सदस्य ने मुझ पर हमला कर दिया। पतली आवाज में उस लड़के ने शिकायत भरी आवाज में कहा। माफ करना, कारा को नाम याद रखने में दिक्कत होती है। उसे लगा कि तुम सचमुच एक गिलहरी हो। काल ने उसकी तरफ से माफी मांगी, क्योंकि बेजका खुद ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे एक छोटे से शरीर में केवल एक बार पुनर्जीवित होने का मौका मिलता है, और यही वह अपमान है जिसे मुझे सहना पड़ता है। डर्यूड गुस्से में बोला। ओह, मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे समूह ने कभी किसी डर्यूड को बचाया हो। क्या कबीले में कोई और उस तकनीक का इस्तेमाल करता है? काल ने न्यान से सवाल किया। न्यान ने सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है, नहीं। वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जो ऐसा करता हो। ओह, तुम जरूर विश्व ड्रैगन के अवतार होगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे तथाकथित उपचार वृक्ष ने ग्रीन ड्रैगन्स के बीच एक मूर्खतापूर्ण चलन शुरू कर दिया है। ड्रैगन, वे सभी पुनरुत्थान के मंत्रों का जाप कर रहे हैं ताकि आत्मा के क्षतिग्रस्त होने पर शरीर को बाल्य अवस्था में पुनः स्थापित किया जा सके। पूर्ण उपचार के बारे में कुछ बकवास बातें। काल ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, सचमुच। लेकिन जब डर्यूड ने उसे घूरकर देखा तो उसके मुंह से थोड़ी सी हंसी निकल ही गई। वे गलत नहीं हैं। इस तकनीक की बदौलत जेफ अपनी अमर आत्मा के चकनाचूर होने के बावजूद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये ठीक होने का सबसे तेज तरीका भले ही न हो, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक होने के मामले में कोई और तरीका इतना कारगर नहीं है। काल ने उसे बताया। पुनर्जन्म लेने वाले डर्यूड ने कुछ बुदबुदाया जो काल को समझ नहीं आया। फिर वह अपना काम जारी रखने के लिए मुड़ गया। अपने बेजे को काबू में रखो, मैं जंगल में अपनी खेती का आधार फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, न कि नाश्ते के रूप में खाया जाने की। कारा पहले ही कुछ और दिलचस्प चीजों की तलाश में उड़ चुकी थी, लेकिन जादूगर उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वह वापस गिलहरी के रूप में बदल गया और पेड़ों की ओर दौड़ पड़ा, शाखाओं पर चढ़कर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से कारा ने उसे पकड़ा था।
यह अभी भी द्वारों के दृश्य क्षेत्र में था, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कारा उसे पेड़ से इतनी आसानी से खींच लेगी। वह भी नहीं। समूह लगातार आगे बढ़ता रहा, सड़क पर एक स्थिर गति से दौड़ता रहा, जबकि लियो ने पूरे समूह में अदम्य का संचार किया ताकि वे थक न जाएं और अच्छी चीजें मिलने से पहले उनकी गति धीमी न हो जाए। ओह काल, दाईं ओर मुड़ो। मुझे दाईं ओर जादुई फूलों की खुशबू आ रही है, रेमी ने जोर देकर कहा। हॉक ने उस क्षेत्र की ओर नीचे देखा जिसके बारे में वह सोच रही थी, लेकिन उसे वहां कोई फूल दिखाई नहीं दिया। वह जंगल भी नहीं था, बस घास और झाड़ियां थीं, लेकिन जहां से वह डाना के साथ ऊपर चक्कर लगा रहा था, वहां से उसे कोई फूल दिखाई नहीं दिया। शायद वे इतनी दूर थे कि उन्हें छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। हॉक पौधे को ढूंढते हुए नीचे उड़ रहा था, लेकिन उसे अभी भी कोई फूल दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि रेमी काल के कंधों से नीचे उतर चुकी थी और वह एक झाड़ी के नीचे 4 फावड़ों से एक साथ खुदाई कर रही थी। तो यह एक भूमिगत फूल था। अब हॉक को इसे न देख पाने का कोई अफसोस नहीं था। शायद यहाँ संसाधनों को खोजने का यही तरीका था। अगर वे आसानी से दिख जाते तो अब तक गायब हो चुके होते। इसलिए वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता था, उसे उस जादुई शक्ति में विसंगतियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो शायद किसी छिपे हुए जादुई पौधे का संकेत हो सकती है। रेमी मिट्टी से सनी हुई एक गड्ढे से बाहर निकली, उसके हाथों में एक ट्रफल था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह आगे चलकर एक बेहतरीन संसाधन साबित होगा। मुझे नहीं पता कि यह अल्केमी में काम करता है या नहीं, लेकिन खाना पकाने में तो यह जरूर काम करता है। मैंने पहले भी स्टेक के साथ ट्रफल मशरूम सॉस खाया है, उसने कहा। कबीले के बाकी सदस्य ये सोचकर सहम गए। वे ट्रफल्स एक दुर्लभ जादुई संसाधन थे, जिनकी कीमत प्रत्येक ट्रफल के लिए कई कबीले क्रेडिट थी, और उसके हाथों में उनका पूरा गुच्छा था। उनकी खोज से उन्हें आधे साल तक संसाधनों के उपयोग के लिए धन मिल जाएगा। लेकिन नागा इसे खाने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढने का इरादा रखते थे। रेमी ने पौधे को अपने दलदल में एक छोटी सी पहाड़ी पर रख दिया ताकि पानी के तत्व वाले पौधे को नमी मिलती रहे, लेकिन वह पानी की सतह से नीचे न डूबे जहां वह सड़ जाए। यह इसके निरंतर विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा, और एक बार जब ये जम जाएगा तो वह इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर दर्जनों अलग अलग जगहों पर दोबारा लगा देगी। और अब अगले की ओर। मुझे अभी भी इस इलाके में फूलों की खुशबू आ रही है। मार्क ने उसे शक भरी नजरों से देखा। क्या नागाओं से ऐसी ही गंध आती है? क्या वे सांपों की तरह जीभ बाहर नहीं निकालते? लेकिन रेमी झाड़ियों में फिर से गायब हो रही थी, अपने पतले शरीर के कारण जमीन से सटकर चलने पर वह लगभग अदृश्य हो जाती थी। केवल हॉक ही आसानी से उसका पीछा कर सकता था, जिसकी इंद्रियां घास में हिलने डुलने वाली चीजों को पहचानने में माहिर थी। इस बार हॉक को वह पौधा मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। वह उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह एक छोटे से तालाब में पानी के नीचे था, लेकिन जब उसने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, तो बाकी समूह भी ये देखने के लिए आ गया कि उन्हें क्या मिला है। रेमी पानी में गायब हो गई, और फिर एक बिना फूल वाला कमल का पौधा लेकर वापस आए। सामान्य तौर पर, इसका मतलब ये होता कि पौधा कटाई के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रेमी ने फिर भी उसे अपने बगीचे में रख लिया। वह उसे बढ़ने देगी और फिर सारे फूल खुद रख लेगी। मुझे नहीं लगता कि उसे जादुई संसाधनों को इकट्ठा करने की कला समझ आती है। निंजा क्लास के जुड़वा बच्चों में से एक, जिम ने फुसफुसाते हुए कहा। वह उन्हें एक अलग जगह पर स्थानांतरित कर रही है, इसलिए उसे तुरंत उपयोग के लिए तैयार संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, बस इतने मजबूत संसाधन चाहिए जिन्हें स्थानांतरित किया जा सके। काल ने समझाया। मैं समझ गया। खैर, इससे उन लोगों को असुविधा होगी जो इन पौधों को जानते थे और उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर वह उन्हें जीवित रख पाती है, तो ये पूरे कबीले के लिए बेहतर होगा। जादुई अभिकर्मकों की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि वे केवल उसी स्थान पर उगना पसंद करते हैं जहां वे मौजूद हैं। यहाँ तक कि कई ड्रूइड भी उस गुणवत्ता के ग्रीनहाउस को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। ये बीस्ट मास्टर क्लास का एक अनूठा प्रभाव है। जानवरों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके अलग अलग स्थान उन सभी पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त हैं जो सामान्य रूप से उनके लिए फायदेमंद होते हैं।
काल ने समझाया, रेमी जल तत्व की प्राणी है, इसलिए जल तत्व के पौधे उसके वातावरण में बिल्कुल सहज महसूस करते हैं। मेरे पास एक बेहद खूबसूरत नाग दलदल है। अफसोस की बात है कि मैं इसे दुनिया के साथ साझा नहीं कर सकता। इसे दोबारा बनाने का जादू वैसा नहीं है। फिर रेमी वापस काल के कंधों पर आ गई। उसे आसपास कोई और पौधा नहीं दिखाई दिया जिसकी उसे जरूरत हो ताकि वे अपना मिशन जारी रख सकें। हालांकि लूट की जरूरत सिर्फ उसे ही नहीं थी, लेकिन इस बात की संभावना काफी कम थी कि उन्हें यहाँ कारा के लिए कोई कैस एलिमेंट वाला पौधा मिल जाए। कम। हालांकि युद्ध के मैदान से उस एक लिली को इकट्ठा करने के बाद उसके पास पहले से ही अपने कमरे में काफी बड़ा हिस्सा कैस लिली का उग रहा था। रुको, अभी कहीं मत जाओ। मुझे वो चीज चाहिए, लियो ने जाते हुए कहा। अंतरिक्ष कछुए के आकार में। बस याद रखें कि आप जीवित जानवरों को अपने स्थान पर वापस नहीं ला सकते। काल चेतावनी दी। कोई बात नहीं, ये टाइनी वर्ल्ड में स्थित झील के लिए है। लियो लड़खड़ाते हुए पानी में उतरा, फिर अपनी जलीय गतिविधियों के कारण पलक झपकते ही गायब हो गया। अंततः शरीर अपने मूल निवास स्थान पर वापस आ गया। कुछ ही सेकंड बाद टिनी नदी के किनारे स्थित एक खाली झील में सैकड़ों मछलियां दिखाई दी। ये दुनिया हर तरह के रंगों और 3 अलग अलग प्रजातियों से भरी है, लेकिन सभी अमर हैं। लियो ने पानी के ऊपर उठकर उन्हें खुशी से अपने पंखों से हाथ हिलाया, फिर वापस अपने घर लौट गया। अंतरिक्ष। यह क्या था? मार्क ने पूछा। लियो दोपहर के भोजन के लिए मछली पकड़ रहा है। उन्मादी व्यक्ति हंसा। तुम्हारे समूह के साथ यात्रा करना कभी उबाऊ नहीं होगा। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता है और उन्होंने मुझसे ज्यादा चीजें खोज ली हैं। पूरी आखिरी यात्रा। समूह तेजी से तट के किनारे आगे बढ़ा और जल तत्व वाले पौधों की तलाश करता रहा, जब तक कि अंतर्देशीय क्षेत्र में जाने का समय नहीं आ गया। रे और थोर ने चलते चलते कुछ पौधे चुन लिए। वे कोई जादुई संसाधन नहीं थे, बल्कि सिर्फ सजावटी पौधे थे जिन्हें वे या तो अपनी जगह या टाइनी वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दक्षिण पश्चिम में कुछ अच्छा है। हॉक के मानसिक संकेत भेजने से ठीक आधा सेकंड पहले रेमी ने उन्हें ये जानकारी दी, जिसका मतलब था कि उसे कोई परेशानी मिली है। या फिर चूहों की आवाज। दोनों आवाजें लगभग एक जैसी उत्तेजित थीं। मार्क तुरंत सतर्क हो गया क्योंकि उसकी इंद्रियों ने भी वही चीज महसूस की, और दोनों निंजा गायब हो गए, जिससे रे को भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह किसी चीज को चाकू मारने का मौका सिर्फ इसलिए नहीं गंवाना चाहती थी क्योंकि वह उत्सुक थी और छिपना भूल गई थी। वहां उन्होंने देखा कि कबीले के 5 अन्य सदस्य जमीन पर पड़े एक चमकते पत्थर के चारों ओर हथियार ताने खड़े थे। ये कहना असंभव था कि वे सब एक साथ आए थे या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि घेरे के बीच में जो कुछ भी था उसे देखने के बाद वे अब एक साथ काम करने का इरादा नहीं रखते थे। हम शायद उन्हें उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। यह कोई पौधा नहीं है, थोर ने कहा। या फिर मेरी बात सुनो, कारा ने कहना शुरू किया, जिससे मार्क हंस पड़ा और समूह ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। ये हमारा है, हमने इसे खोजा है। उनमें से एक व्यक्ति ने जोर देकर कहा। कारा ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर और कबीले में देखे गए बुद्धिमान भिक्षुओं की नकल करते हुए प्रणाम किया। समझदार आदमी कहता है कि कब्जा कानून का 9/10वां हिस्सा है। समझदार आदमी यह बताना भूल गया कि बाकी का 10वां हिस्सा मेरा तुम्हें लूटना और किसी भी तरह से उसे ले जाना है। उसने धीमी, एक समान आवाज में कहा। मार्क खुलकर हंस रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। लेकिन कारा की टिप्पणी का मनचाहा परिणाम निकला। वे पांचों उस पत्थर पर टूट पड़े, ताकि कारा के उसे छीनने से पहले ही उसे अपने संग्रह में रख सके। स्थिति देखते ही देखते एक भीषण हाथापाई में बदल गई। तभी कारा ने कार्मेल पॉपकॉर्न का एक पैकेट निकाला और बरसेरकर को कुछ पॉपकॉर्न दिए। तुम तो मजेदार किस्म के शैतान हो, बैजा। धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। तुम इसे हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे? मार्क ने पूछा। नहीं, मेरे पास पहले से ही उनमें से लगभग 8 है। वे इतने कीमती नहीं हैं। अगर यह कोई नई चीज होती, तो मैं इसे अब तक ले चुका होता। आखिर तितली मायाजाल रचने में माहिर होती है। ओपल इतनी खामोशी से समूह के पीछे पीछे तैर रही थी कि उनमें से ज्यादातर लोग भूल ही गए थे कि वह वहां मौजूद है। लेकिन वह उस वस्तु को लेकर उसकी जगह एक मायावी वस्तु रखने में पूरी तरह सक्षम थी। हालांकि ओपल को भी वह पत्थर नहीं चाहिए था। वह तो बस एक मामूली सी खामी वाला टोटेम रैंक का पृथ्वी पत्थर था। वह तियान से अपने लिए एक पत्थर बनवा सकती थी, और वह शायद बेहतर गुणवत्ता का होता।
हम लड़ाई से दूर रहेंगे। वे अपने लूट के मामलों को खुद ही सुलझा सकते हैं। जिस तरह से वे हर संभव क्लैन क्रेडिट के लायक लूट के लिए लड़ रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो वो बेवकूफ उनके साथ ही हो। वह आदमी हमेशा कंगाल रहता है, यहाँ तक कि अब जब वह किसी तरह तरक्की करने में कामयाब हो गया है। कारा हंस पड़ी। अभी तो एक हफ्ता भी नहीं बीता है। उसे अपने सारे कर्ज चुकाने और दोबारा कुछ दौलत जमा करने के लिए कम से कम 1 साल का समय दो। उसने अपनी कक्षा में भी तरक्की कर ली है, इसलिए हो सकता है कि वह फिर से सही रास्ते पर आ जाए। या नहीं, उसकी पुरानी क्षमता, जिससे उससे अचानक उन्नति मिलती थी, तकनीकी रूप से अभी भी सक्रिय है। कुछ और किलोमीटर आगे जाने पर भूमि का वातावरण बदलने लगा, उसमें अग्नि तत्व की समानता दिखने लगी, साथ ही रक्त के मौलिक नियम के कुछ अवशेष भी दिखाई देने लगे। अरे, यहाँ तो अचानक कुछ दिलचस्प मोड़ आ गया। मुझे अपने पसंदीदा मूलभूत नियम का इतना प्रभाव पहले कभी महसूस नहीं हुआ। रेक ने टिप्पणी की। हाँ, यह एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। यहाँ के मूलभूत नियम अव्यवस्थित हैं, इसलिए बच्चों के लिए यह एक अच्छी जगह हो सकती है जहाँ वे अपनी समझ को बेहतर बना सकें। वे युद्ध क्षेत्र में घूम सकते हैं और कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, मार्क ने समझाया। ओह, यह उपयोगी हो सकता है। हम सभी ने अपने नियमों में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अगली बार जब हम यहाँ आए तो हम कुछ नन्हे कछुओं को अपने साथ ला सकते हैं। थोर को ये बात समझ में आई। नवजात शिशु। थोर ने सिर हिलाया। मैं एक विशालकाय जीव हूँ, मेरी संतानें अंडों से उत्पन्न होती हैं। आहा, अब समझ में आया। हरे बालों को देखकर मुझे लगा था कि तुम किसी प्रकार की परी हो। लेकिन हम उस जगह के करीब ही हैं जहां एम्बर फूल मिल सकते हैं। ये गहरे नीले या लाल रंग के होते हैं, जिनके किनारों पर काले रंग की धारियां होती हैं। मेरे पास पहले से ही 7 है। हॉक ने समझाया। आपने डाना को कहाँ रखा? वह अभी भी मेरी पीठ पर है। उड़ते समय गोलेम मेरे लिए उन्हें चुन रहे हैं। ओथब्रेका को एम्बर फूल पसंद है। काल ने आह भरी और बरसेरकर की ओर मुड़ा। अगर तुम्हें इस इलाके में 2 शपथ तोड़ने वाले दानव घूमते हुए दिखें तो समझ लेना कि वे हमारी टीम में हैं। मेरी दाना मेज ने उनसे फूल तोड़ने में मदद करने को कहा है। मार्क कुछ सेकंड तक उसे बस देखता रहा, अपने दिमाग में उन शब्दों को किसी ऐसे क्रम में जोड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे उनका अधिक अर्थ निकले। क्या आपकी पत्नी ने फूल चुनने में मदद के लिए 2 शपथभंग करने वाले राक्षसों को बुलाया था? हाँ, जाहिर तौर पर, यहाँ एम्बर फ्लावर्स काफी संख्या में है। आपको अपने मिशन के लिए कितने चाहिए थे? 3। अच्छा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ये तो झटपट मिल जाएंगे। क्या हमें खोजबीन के लिए अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए? पहले 3 भाइयों को दे दो ताकि काम पूरा हो जाए, और उसके बाद जो भी मिलेगा वो बोनस लूट होगा। काल ने सुझाव दिया। दूर से डाना हंस पड़ी। इधर आ जाओ। इस खुले मैदान में सैकड़ों फूल खिले हुए हैं। मार्क का चेहरा पीला पड़ गया। ये सामान्य नहीं था, बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। यदि एक ही खुले मैदान में इतनी शक्ति वाले सैकड़ों अग्नि तत्व के फूल उग रहे थे, तो इसका मतलब था कि कोई शक्तिशाली तत्व, जो अग्नि तत्व से जुड़ा हो, उनके विकास में सहायक था। हालांकि, इसका ये भी अर्थ था कि वे पहले ही दिन अपनी खोज पूरी कर सकते थे। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो। जाल और घात से सावधान रहो। मुझे इस बारे में कुछ बुरा आभास हो रहा है, उसने चेतावनी दी। लड़ाई होने पर जल या वायु तत्व की जादुई शक्तियों का प्रयोग न करें। इससे फूल नष्ट हो जाएंगे। रैमी, जोड़ा गया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हॉक उन्हें चाहती थी, बल्कि इसलिए भी कि वह कीमती रसायन शास्त्र के अभिकर्मकों को बर्बाद करना पसंद नहीं करती थी। काल खुले मैदान के पास पहुंचा और पाया कि हॉक ने पहले ही अपने लिए 10 वर्ग मीटर का हिस्सा साफ कर रखा था। ये देखकर वह खुश हो गया, क्योंकि वह उस जगह को एक ही तरह के फूलों से भरना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। इन्हें ध्यान से तोड़ें, जड़ों के चारों ओर मिट्टी डालें और बिना छुए पूरे पौधे को अपने कमरे में ले जाएं। यही सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। नेट ने चेतावनी दी। सभी ने फूल तोड़ने का काम शुरू कर दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगल बगल उगे हुए फूलों को न तोड़ा जाए। अमर लोकों में यह एक सुप्रसिद्ध तरकीब थी कि यदि आप आसपास के पौधों को नहीं चुनते हैं, तो उस क्षेत्र की निगरानी करने वाले किसी भी जीव द्वारा विसंगति का पता लगाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। काम करते समय यह अनुभूति धीरे धीरे कम होती जाएगी, न कि क्षेत्र के सिकुड़ने का एहसास होगा।
हॉक ऐसा नहीं कर रहा था। उसके पास सबसे परिपक्व और स्वस्थ पौधों को चुनने की प्राथमिकता प्रणाली थी, इसलिए वह अपने द्वारा पाए गए पौधों में से 1/3 से भी कम ले रहा था, हालांकि कुछ पौधे अगल बगल थे। जब वे पहली बार वहां पहुंचे थे तब उन्हें जो अनुभूति हो रही थी, वह और भी प्रबल होती जा रही थी, और मार्क अचानक खड़ा हो गया और उसने सभी को पीछे हटने का इशारा किया। पेड़ों के बीच वापस चले जाओ, बाग से दूर। ऐसे चलो जैसे हम बस वहां से गुजर रहे हों, उसने चेतावनी दी। काल ने निर्देशों का पालन किया, और सभी जानवर वापस अपने स्थान पर लौट आए, और किसी भी खतरे की स्थिति में घात लगाकर हमला करने की तैयारी करने लगे। उनके स्थान से बाहर निकलकर सही स्थिति में आना, उनके बाहर निकलने के बाद समायोजन करने की तुलना में कहीं अधिक आसान था, खासकर ओपल और हॉक के लिए, जो काल से काफी दूरी पर हवा में प्रकट हो सकते थे। कुछ ही सेकंड में समूह फूलों के झुरमुट से बाहर निकल गया, और दूरी पर मौजूद दर्जनों आकृतियों ने काल की माना मैनिपुलेशन इंद्रिय को सक्रिय करना शुरू कर दिया। और भी लोग आ रहे हैं। शक्तिशाली लोग हैं, मेरा सुझाव है कि हम आगे बढ़ते रहें, उसने दूसरों से फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ जाना है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पृथ्वी तत्व की गुफा है। अगर हम सीधे उस ओर चलें, तो शायद हम फूलों के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि फसल को पतला करने का काम हमने नहीं किया था। मार्क सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे केवल काल, डाना और न्यान ही दिखाई दे रहे थे। नेट और जिम चुपके से काम करने वाले लोग थे, और जानवर घात लगाकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन काल को संदेह था कि अपने समूह को छोटा दिखाने से वास्तव में उन पर और अधिक आक्रमण हो सकता है। यदि दुश्मन को लगता कि वे उन्हें धमका सकते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे समूह को उनके पास जो कुछ भी है उसे सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। अपने स्थान से कारा अपनी सीमित भविष्यवाणी क्षमताओं और अपनी अनूठी इंद्रियों का उपयोग करते हुए लगातार टिप्पणी करती रही। वे फूलों के पास गए हैं। एक बुजुर्ग और 10 ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी अपनी अमर आत्मा की साधना पूरी की है। उनमें से कोई भी शक्तिशाली महसूस नहीं कर रहा है, और उन सभी की जादुई आभा एक जैसी है, इसलिए मुझे लगता है कि उन सभी ने एक ही तरह का प्रशिक्षण लिया है। उसने बताया, वे सचमुच कंगाल हैं। वह आदमी ठीक से सवारी भी नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी खस्ताहाल पुरानी तलवार पर उड़ रहा है। तियान ने आगे कहा। काल हंसा, वह क्या है ना, वो तो बस एक बेवकूफ की तरह अपनी तलवार पर खड़ा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी उड़ना सीख रहा है और उसे सहारे की जरूरत है? डाना ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह संभव है। उड़ने वाले रूपांतरण का उपयोग करना अधिक समझदारी होगी। क्या वे कम से कम तेज हैं? नहीं, तुम ज्यादा तेजी से उड़ते हो, बिना पंखों वाला काल ज्यादा तेजी से उड़ता है। वे बस जिंदगी में कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तियान ने उन्हें बताया, जबकि कारा किसी ऐसी बात पर हंस रही थी जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। उन्हें पता चल गया है कि सबसे अच्छे फूल तोड़ लिए गए हैं। कारा ने उन्हें बताया, अभी फूलों के पास एक समूह है। उन्हें पता चल गया है कि सबसे अच्छे फूल तोड़ लिए गए हैं। मैं तुम्हें अपडेट देता रहूंगा। काल ने मार्क से फुसफुसा कर कहा। वे इलाके में सुराग ढूंढ रहे हैं। हाँ, किसी ने थोर का पेशाब चखा है। दाना ने मुंह बनाया। किसी रहस्यमय तरल पदार्थ के बारे में जानने का उसे चखने से बेहतर कोई तरीका तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि जिसने भी ये किया है वह अभी भी आसपास ही हो सकता है। मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन वे चारों ओर इशारे कर रहे हैं। इससे पहले कि वह कोई जानकारी दे पाता, समूह आसमान में उड़ गया और फूलों के झुरमुट से हर दिशा में खोजबीन करने लगा। एक कनिष्ठ शिष्य उनकी ओर आ रहा था, जो निश्चित रूप से अमर आत्मा लोक के निचले स्तर का था। कोई आ रहा है। मार्क ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर कोई समस्या हो तो मैं द्वंद्वयुद्ध अच्छी तरह से लड़ सकता हूं। काल हंसा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, जब तक कि आप सचमुच ऐसा न चाहें। द्वंद्वयुद्ध में मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हूं। मेरे पास एक ऐसी वस्तु भी है जो द्वंद्वयुद्ध के दौरान मुझे क्षति पहुंचाने में अतिरिक्त लाभ देती है। अमर प्राणी उनके सामने रुक गया, स्पष्ट रूप से उनका रास्ता रोक दिया, और मार्क ने समूह को रोक दिया। तुम, न्यू होम के किसानों, चुराए गए संसाधन मुझे सौंप दो और शायद मैं तुम्हें यहां से जाने दूं, अजनबी ने मांग की। क्या वह गूंगा है या मूर्ख है? डाना ने नकली फुसफुसाहट में कहा, इतनी धीमी आवाज में कि वह आदमी उसे सुन सके।
उस युवा अमर ने एक लाल मशाल छोड़ी, और आधे सेकंड बाद उनके समूह का नेता, शून्य अमर क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक बुजुर्ग, उसके बगल में जमीन से 10 मीटर ऊपर प्रकट हुआ। अच्छा काम। अब आपके समूह का मुखिया कौन है? कबीले की नेता नेरिसा के सम्मान में, मैं आपको जिंदा जाने देता हूँ। बस चुराए गए संसाधन और लड़की को यहीं छोड़ दें। काल ने मार्क की ओर मुड़कर पूछा, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? जैसे कोई श्राप जिसने उन्हें मूर्ख बना दिया हो। मार्क ने कंधे उचकाते हुए कहा, अहंकार अमर लोगों का एक आम लक्षण है। बुद्धिमत्ता तो वैकल्पिक। काल जमीन से ऊपर उठ गया, जिससे वह 10 साल के बुजुर्ग के ठीक सामने खड़ा हो गया। मीटर की दूरी पर। मैं समझाता हूं कि यह सब कैसे होगा। या तो तुम जाओगे, या मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा कि तुम्हारा संप्रदाय तुम्हें पुनर्जीवित करने से पहले तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल लॉन स्प्रिंकलर की तरह करेगा। अपने कमरे में रे उत्सुकता से बेचैन हो रही थी। उन शब्दों का निश्चित रूप से यही मतलब था कि उसे खेलने का मौका मिलने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम द्वंद्वयुद्ध संप्रदाय के एक वरिष्ठ को हरा सकते हो? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। काल ने ब्लेड ऑफ चैंपियंस को बाहर निकाला और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक अवज्ञाकारी बच्चे की तरह हराऊंगा। अब क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी तलवार के ब्लेड का इस्तेमाल करूं या उसके सपाट हिस्से का? शिष्य ने काल को घोर हैरानी से देखा। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह द्वंद्वयुद्ध के चैंपियन का इस तरह मजाक उड़ाए। चूंकि कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको मानसिक रूप से विकलांगों से लड़ने में एक बाधा दूंगा। मैं रूपांतरित होने के बजाय इसी रूप में रहूंगा। बुजुर्ग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, लेकिन बाकी साथियों के आने पर भी उन्होंने खुद को काबू में रखा। अगर वह उनकी मदद पर भरोसा कर रहा था, तो उसके लिए बुरा समय आने वाला था। वैसे भी उसका बुरा हाल होने वाला है। मैं जानना चाहती हूं कि लॉन स्प्रिंकलर के रूप में वह कैसा दिखेगा। रे ने सुधार किया। अरे मार्क, शिष्टाचारवश हमें उसके शव का कितना हिस्सा वापस देना होगा? काल ने पूछा। यह एल्डर के लिए आखिरी हद थी, और वह काल के पीछे शैडो स्टेप करके चला गया, लेकिन रेशम के एक धागे से उसे आसमान से नीचे खींच लिया गया। देखो मुझे क्या मिला है। ओह, तुम लॉन स्प्रिंकलर की तरह बहुत सुंदर लगोगी। शिष्य की चीखें उस बुजुर्ग की घबराहट भरी घुरघुराहट में दब गईं, जब रे ने सैकड़ों कठोर मकड़ी के रेशम की सुइयों से उसे भेद दिया। रे ने उन्हें वापस खींच लिया, और उस आदमी के शरीर की हर धमनी से आधे सेकंड के लिए खून बह निकला। फिर एक पुनर्जीवन कौशल ने उन छोटे छेदों को बंद कर दिया। निराशाजनक। मुझे तुम में और बड़े छेद करने पड़ेंगे। बुजुर्ग ने उस मनोरोगी मकड़ी को आधे पल के लिए घूरा, फिर भाग गया। शैडो स्टेप उसकी पसंदीदा कला थी, लेकिन रे उसे किसी और से बेहतर जानती थी, और बुजुर्ग की छवि धुंधली होने से पहले ही वह वहां से गायब हो गई। काल ने शिष्य की ओर मुड़कर कहा, अब क्या तुम अपने दोस्तों के साथ कोशिश करना चाहते हो, या तुम अपने गुरु को ढूंढने जा रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुमने उसे जल्द ही नहीं बचाया, तो वह उसे बहुत ही भयानक तरीके से मार डालेगी। कारा ने इस बात को हल्के में लेने पर हंस दिया। अगर वे अपने बुजुर्ग को बचाने के लिए आते भी, तो भी उनकी मौत बेहद दर्दनाक होती। फर्क सिर्फ इतना था कि वे भी उनके साथ शामिल हो जाते। तुम यहां से नहीं जाओगे, शिष्य चिल्लाया, इससे पहले कि कारा ने उसके सिर पर कैस वोटेक्स डालकर उसकी अपमानजनक बात को बीच में ही रोक दिया। वह व्यक्ति वाक्य बोलते बोलते ही मर गया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया था, जबकि बेहद भ्रमित और निराश मार्क दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लिए लाश को घूर रहा था। गुस्से में चूर है, लेकिन मारने के लिए कुछ नहीं है, उसके भाई नेट ने पेड़ों के बीच से कहीं से मजाक में कहा। दरअसल बरसेरकर ने सोचा था कि यह एक लड़ाई होगी, इसलिए उसने क्रोध को सक्रिय कर दिया था, और अब वह पूरी तरह से उत्तेजित था, जबकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या लेडी रे ठीक हो जाएंगी? निंजा ने यह महसूस करने के बाद पूछा कि अन्य शिष्य बुजुर्ग के पीछे चलने के लिए मुड़ गए थे। वह ठीक है, उसका काम हो चुका है और वह वापस आ रही है। असल में इंसानों के पास उतना खून नहीं है जितना वह करना चाहती थी, और उनमें जबरदस्ती पानी भरकर उन्हें फव्वारे में बदलना अव्यावहारिक है। बरसेरकर मुस्कुराया। मैं इसे बात के लिए ध्यान में रखूंगा। आपको शायद उससे शव को वहीं छोड़ने के लिए कहना चाहिए। किसी के पूर्वज को स्थायी रूप से मार डालने से समस्याएं पैदा होती हैं। काल हंसा।
वे किसी भी हालत में खुश नहीं होने वाले हैं, ये देखते हुए कि वे अपने एल्डर को किस हालत में वापस ला रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वे विरोध जताने के लिए कबीले के मुखिया के पास जाएंगे। जैसे जैसे क्रोध शांत होता गया और उसके एड्रेनालाइन का स्तर सामान्य होता गया, मार्क झुंझलाहट में बड़बड़ाने लगा। ठीक है, चलो फिर भी अर्थ क्रिस्टल गुफा चलते हैं। उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने दो और हम जाकर देखेंगे कि वहां कुछ बचा है या नहीं। ये क्रिस्टल धीरे धीरे दोबारा उगाते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसे दूसरे आगंतुकों ने अभी तक पूरी तरह से साफ न किया हो। रे चुपके से समूह में वापस आ गई, 200 मीटर दूर तक छिपकर रही और फिर अपनी जगह पर लौट गई। ये कौशल के लिए अधिकतम दूरी के लगभग बराबर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अधिकांश लोगों के लिए पर्याप्त होगा। उद्देश्यों, उसे कभी पोर्टल खोलने का तरीका समझ नहीं आया था, लेकिन वह आसानी से टाइनी वर्ल्ड में जा सकती थी। समस्या सिर्फ ये थी कि वह या तो वहीं से बाहर निकल सकती थी जहां वह जगह थी या जहां काल था। उनकी राय में, ये डिजाइन में एक चूक थी। क्रोध की एक दहाड़ ने सबको बता दिया कि किसी ने एल्डर को ढूंढ लिया है, और रे की मेहनत बेकार नहीं गई है। इसका मतलब था कि अब गुफा की खोजबीन शुरू करने का समय आ गया था, जहां बची हुई जादुई शक्ति उनकी मौजूदगी को उन लोगों से छिपाने में मदद करेगी जो उन्हें ढूंढने आ सकते हैं। नेट छिपने की जगह से बाहर आकर आगे आगे चलने लगा, क्योंकि मार्क को फिर से स्पष्ट रूप से सोचने में अभी कुछ मिनट लगने बाकी थे। गुफा यहां से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। एक सुखद संयोग ही है। अधिकतर समय इसका उपयोग खजाने की खोज के लिए नहीं, बल्कि बारिश से बचने के लिए किया जाता है। ये गुफा एक छोटी पहाड़ी में स्थित है और जमीन के काफी नीचे तक जाती है। इसकी एक शाखा में एक छोटा सा झरना है जो भूमिगत जल से निकलता है और बहता रहता है। कहीं इसलिए आपकी शारीरिक स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, यहाँ आश्रय और पानी उपलब्ध है, एक ऐसी गुफा प्रणाली में जो इतनी गहरी है कि तापमान पूरे वर्ष आरामदायक और स्थिर रहता है। गोल, न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड। अगर आप भविष्य में इस क्षेत्र का भ्रमण करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखें। अब ज्यादातर समय आपको वहां जो भी मिलेगा वह आराम करने के लिए ही होगा। लेकिन आपको दुश्मनों से सावधान रहना होगा, और अगर आपका पीछा किया जा रहा है, तो वे आपको घेर लेंगे। संभवतः उन्हें परिसर के तीनों निकास द्वार पता होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काफी लोकप्रिय जगह है। काल को लगा कि यह रात भर आराम करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होने के साथ साथ साहसी लोगों के समूह को घेरने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी तरह से बिछाया गया जाल भी है। गुफा का प्रवेश द्वार काल की अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा था। ये किसी छिपी हुई गुफा जैसा कम और स्पष्ट प्राकृतिक संरचना जैसा अधिक लग रहा था। अगर आप 5 लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर उस खुले स्थान से गुजार सकते थे, या रे को मकड़ी के रूप में वहां से गुजरने दे सकते थे, तो आप अपने सुरक्षित क्षेत्र से बहुत कुछ बाहर नहीं रख रहे थे। हालांकि जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें एक संकरा रास्ता मिला, जो इतना ही चौड़ा था कि वहां से केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। यह इतना छोटा था कि अगर राय के पास पत्थर के आर पार जाने या टेलीपोर्ट करने की क्षमता न होती, तो मकड़ी के रूप में भी उसे संघर्ष करना पड़ता। कम से कम इससे कुछ बड़े राक्षसों को तो रोका जा सकता था। इतना काफी है कि यहाँ छिपे हुए समूह थोड़ा चैन से रह सकें, और इतना छोटा है कि जरूरत पड़ने पर वे दरवाजे को बंद करने के लिए एक अवरोध खड़ा कर सकें। उनके समूह ने परवाह नहीं की। वे दूसरों को ये बताना नहीं चाहते थे कि वे यहाँ हैं। अगर कोई प्रवेश द्वार पर आकर देखे लेकिन अंदर न आए तो। मार्क को यकीन नहीं था कि अब कोई और परेशानी होगी, जब तक कि एल्डर को लगभग सही सलामत बरामद कर लिया गया था। क्या किसी के पास भरोसेमंद प्रकाश जादू है, या मुझे लालटेन का इस्तेमाल करना चाहिए? मार्क ने पूछा। मुझे लगता है हमारे पास है। मैं तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती। दाना, क्या तुम्हारे पास कोई प्रकाश मंत्र है? काल ने जवाब दिया। दाना हंसी और उसने गुफा को एक मंद चमकते गोले से रोशन कर दिया, जिसे उसने मार्क के सिर के ऊपर एक प्रकाशस्तंभ की तरह मंडराने के लिए रख दिया। बहुत मजेदार, लेकिन आपकी बात सही है, ये वास्तव में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दुर्भाग्यवश यहाँ इतनी रोशनी नहीं है कि मैं बिना रोशनी के देख सकूं कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए मुझे कुछ चाहिए। वो उन्हें गुफा के भीतर और गहराई तक ले गया, फिर रुका और दाईं ओर इशारा करते हुए बोला, पानी वहीं से आता है।
अगर आपको पानी की जरूरत हो तो आप उसे वहीं से ले सकते हैं। डाना ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे घुमा दिया। पानी उस तरफ है। मार्क ने पलकें झपकाईं, फिर दीवार पर बने निशानों को देखा। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पानी इस तरफ है। मुझे पूरा यकीन है कि वह वहां था। जिम ये देखने के लिए दौड़ पड़ा कि डाना को क्या महसूस हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। कमरे में अफरा तफरी मची हुई है। मैं वापस निकास द्वार पर आ गया। धत्तेरे की। काल हंसा। क्या आप चाहेंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए नेतृत्व करूं? या मैं इस भ्रम को तोड़ सकता हूं और हम अपने दिनचर्या में लग सकते हैं? क्या आप इस भ्रम को तोड़ सकते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई भ्रम भी है। काल ने कंधे उचका दिए। ये बेहद सूक्ष्म था, उसने मुश्किल से ही उन संवेदी संकेतों पर ध्यान दिया जो उसकी आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन उसके पास निष्क्रिय था। असल में, इसे अभी मत तोड़ो। इससे जिसने भी इसे सेट किया है, उसे पता चल जाएगा। बस हमें इससे बाहर निकालो। मार्क ने फैसला किया। ओपल, क्या तुम ये करना चाहती हो? काल ने पूछा, ये जानते हुए कि तितली उस भ्रम से धोखा नहीं खाएगी जिसे काल और डाना दोनों महसूस कर सकते थे कि वह सही नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको दाईं ओर के निकास पर नलिफाई मंत्र का प्रयोग करना होगा। हमें उसी रास्ते से जाना है और सीढ़ियों से नीचे जाने में कुछ रुकावट है। मुझे नहीं लगता कि हम अन्य निकासों या भूमिगत नदी के बंद रास्ते के अलावा कहीं और पहुंच पाएंगे, जब तक हम ऐसा नहीं करते। काल ने सिर हिलाया और बताए गए दिशा में मंत्र का जाप किया। और फिर उन सभी को जमीन से ऊपर खींच लिया गया और निष्क्रिय अवरोध द्वारा उत्पन्न किसी भी चीज में समाहित कर लिया गया। उड़ते समय काल ने डाना को पकड़ लिया और आसानी से उड़ने के लिए खुद को तेंदुए में बदल लिया। हालांकि एक सेकंड बाद ही वे किसी प्रकार के परीक्षण स्थल के अंदर उतरे, जो एक हरा भरा जंगल था और जहां कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था। ओह, अब समझ में आया। उन्होंने ये भ्रम इसलिए पैदा किया था क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज थी जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। ये एक सुरक्षा उपाय था। कारा ने बाहर आकर जांच करते हुए कहा। नेट ने आह भरी। हमें शायद इस बात पर विचार करना चाहिए था कि किसी ने ऐसी घटना को छिपाया हो सकता है। हालांकि ये पहली बार है जब किसी ने मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया है। कारा ने उत्साहित मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ओह, यह कोई परीक्षा नहीं है। यह एक टूटा हुआ अलग स्थान है जो गुफाओं से टकरा गया है। इसीलिए इसने हमें अंदर खींच लिया, क्योंकि इसमें और जिस अमर लोक में हम थे, उसके बीच असंतुलन था। अब क्या हमें खोजबीन शुरू करनी चाहिए? या फिर हमें स्कैनिंग स्पेल का उपयोग करके ये देखना चाहिए कि आसपास क्या छिपा है? बरसेरकर ने रूपांतरित बेजे को घूर कर देखा। बेशक हमें स्कैन करना चाहिए। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंतरिक्ष में क्या खतरे हैं? क्या पता, यह अंतरिक्ष शत्रुतापूर्ण अमर प्राणियों से भरा हो जो हमारी तरह ही यहाँ फंसे हुए हो। कारा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फंसी हुई हूँ? मैं तो बस कैस प्लेन में कदम रख सकती हूँ और तुरंत बाहर आ सकती हूँ। मार्क ने एक पल के लिए बेजे को घूर कर देखा, उसे यकीन नहीं था कि वह मजाक कर रही थी या नहीं। ठीक है। रोशनी वाली बात की तरह, शायद मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो बिना किसी भौतिक निकास के एक अलग स्थान को छोड़ने में सक्षम नहीं हूं। कारा हंसी और उसने उसके कंधे पर थपथपाया। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता है। वह उधर है। मैं पोर्टल का जादू महसूस कर सकती हूँ। समस्या यह है कि यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी दुनिया में ही ले जाए। यह उस जगह ले जाता है जहां इस अंतरिक्ष के निर्माता ने इसे हमेशा के लिए रहने के लिए निर्धारित किया था। हम संयोगवश उस बिंदु पर पहुंचे जहां यह और गुफाएं आपस में टकराती हैं। इसलिए किसी और को भी इसी बिंदु से शुरुआत करनी चाहिए थी, वरना वे यहां तक नहीं पहुंच पाते। मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ बहुत सारे पौधे हैं और मैं देख सकती हूँ कि सिस्टर रैमी उनमें से अच्छी चीजें ढूंढने के लिए उत्साहित हो रही है। तो क्या हमें शुरू करना चाहिए? ठीक है। हम पौधे लेने गए थे। हम घर वापस आने का रास्ता ढूंढ लेंगे बाद में। ये हुई न बात। दोनों निंजा अपनी बातचीत पर हंस पड़े। कारा को बातचीत को सही दिशा में ले जाना बखूबी आता था, और मार्क को यह एहसास भी नहीं हुआ था कि उसका प्यार से थपथपाना असल में उसकी जेबें चेक करने के लिए था। उसने उसकी पेंसिल तो नहीं रखी थी, लेकिन उसके पास कुछ तो था, इसलिए उसे गरीबी के लिए दिया जाने वाला सांत्वना केक नहीं मिला।
झाड़ियों में हलचल देखकर कारा खुश हो गई, उसे लगा कि कुछ मजेदार होने वाला है। हालांकि उन्हें वहां केवल एक थका हुआ और बदहाल दिखने वाला अमर प्राणी मिला। नमस्कार यात्रियों, मेरे इस गैर निजी नरक में आपका स्वागत है, उसने कर्कश आवाज में घोषणा की। अरे वाह, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ खतरनाक चीजें हैं। कारा ने पूछा। कुछ है, लेकिन समस्या यह नहीं है। निकास द्वार सचमुच नरक की ओर जाता है, या मुझे कहना चाहिए नरक के छठे आयाम की ओर। ये सचमुच उन विधर्मियों के लिए आरक्षित बंदी गृहों का एक लिंक है जिन्हें बिना निगरानी के छोड़ना असहनीय होता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम वहां से गुजरोगे तो उस जगह पर राज करने वाले राक्षसों द्वारा कैद कर लिए जाओगे, और अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हें ऊर्जा की कमी वाला जीवन जीना पड़ेगा। सीमित खाद्य संसाधनों के कारण मैं पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ने के पक्ष में हूँ। अजनबी ने कारा की बहुत तेजी से दी गई प्रतिक्रिया को हैरानी से देखा। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ओह, मैंने सुन लिया, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। मतलब, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप एक कैश बैजर को कैद नहीं कर सकते। अमर को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। देवताओं के पास तो आपस में भी एक दूसरे को वश में करने के तरीके होते हैं। यकीनन अमर स्तर पर मौजूद एक साधारण बिज्जू को वश में करना नामुमकिन नहीं होगा। क्या यहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं? मुझे रसायन विद्या के लिए पौधों की जरूरत है। अगर उनमें ऊर्जा की कमी भी हो तो भी चलेगा। रेमी ने अपनी जगह छोड़ते हुए पूछा। क्या कोई अनुवाद कर सकता है? मुझे सांपों की भाषा नहीं आती। काल ने उस व्यक्ति का निरीक्षण किया और महसूस किया कि उसका सिस्टम इंटरफेस एक अज्ञात भाषा में था, हालांकि वह उसकी भाषा को आम इंसानी भाषा में अनुवादित कर रहा था। वह इस जगह से उन पौधों को इकट्ठा करना चाहती है जिनमें ऊर्जा की कमी है, ताकि वह अपने कीमियाई बगीचे में पौधों की विविधता बढ़ा सके। मुझे लगता है कि अगर आप हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं, तो हम शायद आपको अपने साथ ले जा सकते हैं। वह आदमी बेतहाशा हंसने लगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया? ये जगह वास्तविकता से कटी हुई है। भले ही ये दुनिया के संपर्क में हो और नए लोग इसमें शामिल हो जाएं, फिर भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। काल ने उसके शब्दों पर विचार किया, फिर फूलों के बगीचे के लिए एक पोर्टल खोला, जिससे हवा और माना का एक तात्कालिक प्रवाह हुआ जब तक कि उसने इसे बंद नहीं कर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा, मैं पोर्टल के जरिए जा सकता हूँ। अमर व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। वहां से निकलने का रास्ता था, सचमुच निकलने का रास्ता था, और तुमने उसे यूं ही बंद होने दिया, वह सिसकते हुए बोला। तुम्हें पता है क्या? तुम जाओ, कारा ने घोषणा की और फिर एक पोर्टल खोल दिया। उसने उसे कमीज से पकड़ा और जबरदस्ती पोर्टल के पार फेंक दिया, फिर पोर्टल को बंद कर दिया। समस्या हल हो गई। अब रोना बंद। चलो अब लूट का माल लेने चलते हैं। अरे यार, रुको। अगर मैंने उसे बाहर निकालते समय उसके पास अच्छा खासा माल होता तो क्या होता? कारा ने पोर्टल को फिर से खोला और उसमें से गुजरी अमर प्राणी के पीछे दौड़ते हुए, जो रोते हुए और खुशी से अजनबियों को गले लगाते हुए भटक गया था। उसने उसे कहाँ भेजा? ये कबीले का परिसर है। वह आइसक्रीम की दुकान के सामने अजनबियों को गले लगा रहा है। न्यान खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे काल को याद आ गया कि वह भी उनके साथ है। जब वे किसी मिशन पर होते थे, तो बिल्ली आश्चर्यजनक रूप से शांत रहती थी, मानो वह जानबूझकर किसी के रास्ते में न आने या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो। आपको पता है कि जब बिज्जू सड़क पर किसी से लूटपाट करने की कोशिश करेगा तो हंगामा मचेगा, है ना? मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वह इतना शक्तिशाली है कि वह शायद उसे मारेगी नहीं। जब तक वह उसे कोई चमकदार चीज दे देगा, वह उसे जाने देगी। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ से निकलना आसान है। अगर तुम अभी भी बता सकते हो कि कारा क्या कर रही है, तो तुम में से कोई एक दूसरे के पास वापस जाने के लिए पोर्टल खोल सकता है, उसने तय किया। फिर, हमें इस जगह की जादुई संसाधनों के लिए तलाशी करानी होगी। जो चाहिए वो ले लो और घर वापस चलो, इससे पहले कि मुझे कारा को जेल से छुड़ाना पड़े। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। शायद। जानते हो क्या? हमें जल्दी करनी चाहिए। दाना हंसते हुए न्यान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ज्यादा चिंता मत करो। मैं कारा के विचार समझ सकती हूँ, और वो उसे सच में नुकसान नहीं पहुंचा रही है।
जब वो यहाँ पहुंचा तब तक यहाँ कोई कीमती सामान नहीं था, बस पौधे थे, और उसका ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर था, इसलिए उसने खाने के अलावा कुछ नहीं लिया। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। कारा ने उसे सड़क के बीचों बीच सिर से जकड़ रखा था और अपने नंगे पैरों से उसे परेशान करते हुए उससे पूछ रही थी कि वह कहाँ है। लूट हुई थी। हर कोई उसकी पीठ से बिज्जू लड़की को हटाने में उसकी असमर्थता पर इतना हंस रहा था कि अभी तक किसी ने भी उससे बचाने की कोशिश नहीं की थी। जब तक वे कौशल या हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तब तक सार्वजनिक उपद्रव के अलावा कोई बड़ा अपराध नहीं हो रहा था। और इसका मतलब ये था कि वे कारा को अजनबी को तब तक प्रताड़ित करने देंगे जब तक कि बड़े बुजुर्ग आकर यह न देख ले कि क्या हो रहा है, या कबीले के रक्षक अजनबी की गरिमा की रक्षा के लिए हस्तक्षेप न कर दें। अगर वह कबीले का सदस्य होता तो अब तक उसे बचा लिया गया होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिस रैमी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। मुझे पौधों के बारे में काफी जानकारी है, अगर आपको उनमें से कुछ को पहचानने में परेशानी हो रही हो तो। न्यान ने फैसला किया। बहुत बढ़िया, मेरे पीछे आओ, मेरे अंगरक्षक हमारे लिए सारा काम कर देंगे। मार्क ने आह भरी। जादूगर होना तो सरासर धोखा है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई गोलेम का इस्तेमाल कर सकता है, सिवाय मेरे और योद्धाओं के। निंजा भी छाया क्लोन बुला सकते हैं, हालांकि वे सामान्य गोलेम से थोड़े कम उपयोगी होते हैं। खैर, मुझे बरसेरकर्स के लिए काम करने वाले किसी समनिंग स्पेल के बारे में नहीं पता। लेकिन इसे इस तरह से देखो, तुम मेरे सामने मौजूद लगभग 80% गोलेम से ज्यादा बुद्धिमान हो। बुलाओ, काल ने कहा। यह शायद तारीफ नहीं है, दाना ने बरसेरकर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल ऐसा ही है। एपिक गोलेम कौशल के साथ, वह कई डार्क एल्विन बॉस को बुला सकता है, और वे बेहद चालाक हैं। इसके अलावा, वहां शपथ तोड़ने वाले जैसे अपवाद हैं। तो मैं इसे ले लूंगा। न्यू होम मर्चेंट गिल्ड के परिसर में वापस आकर, कारा ने अपने मेहमान से उसके लूटे गए माल की स्थिति के बारे में पूछताछ पूरी कर ली थी। पता चला कि उसके पास लेने लायक कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि जो कुछ उसके पास था, वह भी उसने उसे रखने दिया। ऊपर से, बड़े बुजुर्ग भी आ चुके थे, और अगर वह उससे छेड़छाड़ करती रही, तो वे उससे रिपोर्ट दाखिल करने, सड़कें साफ करने जैसे झंझट भरे काम करवा देंगे। उसने पहले भी उनकी सजा देखी थी, और वह बहुत ही क्रूर थी। बेशक केवल कारा के मन में ही कबीले की सजाओं का विवरण भयावह लगता था। दूसरों के लिए वे बेहद दयालु और सौम्य थे। वे कबीले के सदस्यों को कमियों को दूर करने के लिए गहन प्रशिक्षण भी नहीं देते थे। कई अन्य लोगों को ऐसे भयावह प्रशिक्षण परिदृश्यों से गुजरना पड़ा, जिन्होंने उनके मन और शरीर दोनों को तोड़ दिया, और फिर उन्हें एक मजबूत और अधिक सक्षम सदस्य के रूप में पुनर्निर्मित किया। लेकिन दिन भर सड़कों की सफाई करने और कोई शरारत करने का मौका न मिलने जैसी नीरसता और उबाऊपन की तुलना में, केवल दर्द की सजा निश्चित रूप से कम असहनीय होगी। फुटपाथ पर बैठे, धीरे धीरे उस कपकेक का स्वाद लेते हुए, जो कारा ने उसे अपनी गरीबी सबके सामने दिखाने के लिए माफी के तौर पर दिया था, उस बदहाल अमर ने आखिरकार अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। तुम उस राज्य में किस प्रकार का राक्षस लेकर आए हो? क्या आपको पता है कि वहां कितने लोग मर चुके हैं? या तो खाने के लिए लड़ाई में, या फिर शक्ति की कमी से। एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह अपनी टीम के साथ आया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हम सब वहां मजे के लिए गए थे। कारा ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने इस दुनिया में आने के बाद महसूस की है। नई नई चीजें सीखने के लिए अनंत समय होने के बावजूद 100 में से केवल एक ही वास्तव में ऐसा कर पाता है। यदि आपने अमरता प्राप्त करने की अपनी पूरी यात्रा युद्ध पर आधारित की है, तो अमर बनने के बाद आप क्या करेंगे? क्या हमेशा के लिए लड़ना होगा? आपने अपनी शक्ति का आधार केवल इसी उद्देश्य से बनाया था। अब मैंने सही मात्रा में अराजकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए मैंने अपने कौशलों में विविधता लाई। मैं कई तरह के काम कर सकता हूँ, जैसे कि विभिन्न लोगों के बीच आवागमन करना, गोलेम बुलाना, खाना बनाना, और मैं आक्रमणकारी अवरोधों को भी निष्क्रिय कर सकता हूँ, जैसे कि वह अवरोध जो शायद हम सभी को आपके छोटे से कारागार में समा जाने से रोकने के लिए बनाया गया था। वह मजेदार था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मुक्ति मिल चुकी है, और यह प्यारे बुजुर्ग आपसे लंबी बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान मेरा सुझाव है कि आप लड़ाई झगड़े में पड़ने के अलावा कुछ और करने की इच्छा रखें।
नए कौशल सीखो, एक बेहतर इंसान बनो, हर किसी को आश्चर्यचकित करो जिससे तुम मिलते हो। वह आदमी समझकर सिर हिलाया और कारा की कही हर बात को समझने की पूरी कोशिश करने लगा, जबकि बुजुर्ग महिला ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसका असली मकसद क्या था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कारा ने उसे अच्छी सलाह दी हो। हाँ, अगर उसका मतलब ये हो कि उसे विविध कौशल विकसित करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते देखना ही इस समय उसके लिए सबसे मनोरंजक काम हो सकता है, तो बात अलग है। वह यह मानने से नफरत करता था कि वह गलत नहीं हो सकती है। किसी युद्ध संप्रदाय के अमर व्यक्ति को नई चीजें सीखने की कोशिश करते देखना हमेशा हास्यास्पद होता था क्योंकि वे इसमें पूरी तरह से नाकाम रहते थे। उसे अभी तक पता नहीं था कि कारा को ये बदकिस्मत आदमी कहाँ मिला, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए ऐसा नहीं लगता था कि उसमें कुछ खास खूबियां होंगी। ठीक है, मैं उसे आपसे ले लूंगा। आपने अपनी बाकी टीम को कहाँ छोड़ा है? बड़े के सवाल पर कारा हंस पड़ी। हो सकता है कि हमने पृथ्वी तत्व की गुफाओं में मौजूद उस सुरक्षात्मक अवरोध को तोड़ दिया हो जो लोगों को क्षतिग्रस्त पॉकेट क्षेत्र में खींचे जाने से रोक रहा था जो उससे टकरा गया था। तो वे वहां जाकर खोजबीन कर रहे हैं और कीमिया के बगीचों के लिए दुर्लभ पौधों की प्रजातियों की तलाश कर रहे हैं। जब उनका काम वहां खत्म हो जाएगा तो वे वापस आ जाएंगे। मैंने इस सज्जन से पूछा और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई अवशेष या कुछ भी नहीं बचा है। वहां केवल विधर्मियों के नरक के स्तर तक जाने का एक द्वार है। क्या हमें कल आपकी बाकी टीम को लाने के लिए राक्षसों की एक टीम भेजनी पड़ेगी? बुजुर्ग ने व्यवहारिक रूप से पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि वे ठीक रहेंगे। अगर वे अंदर जाते समय गिरफ्तार भी हो जाते हैं, तो काल अपनी मीठी बातों से लगभग हर चीज से बच निकलेगा, और वह शायद उन्हें ये कहकर मना लेगा कि वह किसी से मिलने आया है या कुछ और। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं उसकी लगभग हर बात पर यकीन कर सकता हूँ। ऊपर से, वह अपनी पत्नी और उस पागल बिल्ली को भी साथ लाया है। वह भी उस मूर्ख से कम पागल नहीं है, बस वह अपनी पागलपन को बेहतर ढंग से छिपाती है। कारा ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। ये सच है। वे एक ही दुनिया से हैं और सब कुछ। ओह, मैं हमारी प्यारी न्यान के बारे में कितनी सारी बातें जानती हूँ। खैर, हम में से कुछ लोगों को ये दूसरों की तुलना में अधिक प्रिय है। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पल के लिए भ्रमित दिखे, फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे एक और बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, जो कारा द्वारा उन्हें दी गई घमंडी मुस्कान को देखकर जानबूझकर दूसरी ओर देखने लगा। तो बात कुछ इस तरह थी। लेकिन कारा को सिर्फ इतना ही नहीं पता था। उसे ये भी पता था कि प्रिटी किटी उसके नश्वर संसार में कैसे आई थी, और इससे उसकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। अगर बिल्ली को किसी को बताने में शर्म न आती तो ये दिलचस्प होता। शायद वह उसे इतना पिला देगी कि बाद में वह उसे पिला सके। अलग कमरे में न्यान ने अपनी नाक रगड़ी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन कौन? आसपास कोई नहीं था, उसे उनसे कोई बुरी मंशा का आभास नहीं हुआ। तो ये कबीले का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन वह हाल ही में उसने किसी को नाराज नहीं किया था, जहां तक उसे याद हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जेफ को गले लगाने वाला कोई न होने के कारण अकेलापन महसूस हो रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने आज सुबह ही उसे सीधे ग्रीन ड्रैगन क्लैरिक को सौंप दिया था। उसे प्यार दुलार की कोई कमी नहीं होगी। जेफ ने अपने छिपने की जगह से ऊपर देखा। न्यान को उसे एक हरे ड्रैगन पुजारी को सौंपने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस पागल औरत ने उसके साथ एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार किया, और अगर उसे उसके अनोखे कपकेक फ्लेवर में से एक और का स्वाद चखना पड़ा, तो वह फट पड़ेगा। रेमी ने नीचे उन पौधों के संग्रह को देखा जो उसे यहाँ खोजने में कामयाब रहे थे। कारा द्वारा निकाले गए उस अजनबी व्यक्ति की बात सही थी। यहाँ के पौधे दयनीय थे। ये स्थान कभी सर्वोच्च श्रेणी का था, लेकिन अब यहाँ ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, और जब भी ये किसी अन्य ग्रह के संपर्क में आता था, ऊर्जा का रिसाव होता था। उस वजह से पौधे मुरझा गए थे और खराब हो गए थे, लेकिन अगर वह इन्हें लगाती और इनकी देखभाल करती, तो उसे यकीन था कि उसकी जगह कम से कम उनकी क्षमता को अमर श्रेणी के संसाधनों के शिखर तक वापस लाने में सक्षम होगी। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि वे सब क्या हैं और वे क्या करते हैं, तो यह उसकी रसायन विद्या संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। जादुई आभा वाली हर चीज को इकट्ठा कर लिया गया था, क्योंकि यह जगह वैसे भी वीरान हो रही थी।
इसलिए उसके पास रोपण के लिए काफी विविधतापूर्ण पौधे तैयार थे, जबकि थोर और रे के पास भी लगभग उतने ही पौधे थे। रे ने चमकने वाले कीड़ों से परहेज किया और हॉक ने केवल अग्नि तत्व वाले कीड़ों को ही चुना। लेकिन थोर ने उन कीड़ों पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी गंध से लग रहा था कि वे स्वादिष्ट हो सकते हैं। यह उनके लिए तब काम आएगा जब वे वापस टाइनी वर्ल्ड में लौटेंगे, क्योंकि वह उनमें से कुछ पौधों को खाद्य फसलों के लिए दोबारा लगा सकता है। अरे, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे क्या नाम दूं। न्यान ने कुछ 100 मीटर दूर से आवाज लगाई। दाना ये देखने के लिए दौड़ी कि बिल्ली को क्या मिला है, लेकिन वह भी उसकी पहचान नहीं कर सकी। ये किसी मूर्ति जैसी लग रही थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह किस प्रजाति या देवता का प्रतिनिधित्व करती है। ये बुरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि इसकी पूरी सतह घिसकर चिकनी हो गई थी। फिर भी, ये किसी ऐसी चीज से मेल नहीं खाता था जिसे वह पहचान सके, और यह इतना सम्मिलित था कि किसी अराजक जीव का होना असंभव था। आप सही कह रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ये जादुई है। मुझे पता है। रूने क्राफ्टिंग और जादू का अनुभव कुछ हद तक समान लगता है, लेकिन सभी रूने मिट जाने के बाद मुझे नहीं पता कि इसमें जादू कैसे बचेगा, जब तक कि वे पत्थर के अंदर न हो। काल पास आया और पत्थर की जांच की। उसमें जादू था, लेकिन निश्चित रूप से वह रूनिक जादू नहीं था। ये कुछ हद तक मिलता जुलता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह जादू के नियमों के मूलभूत स्तर से आया है, लेकिन यह उतना परिष्कृत नहीं था जितना कि रून्स। शायद ये जादू टोना था। रैमी, आकर इसे देखो। ये किसी तांत्रिक की मूर्ति हो सकती है। नागा महिला दौड़कर आए और उसने अपने अंगरक्षकों से पत्थर उठाने को कहा ताकि वह उसकी जांच कर सके। यह अजीब है। ये जादू है, लेकिन ये शमन जादू भी नहीं है। यह मौलिक प्रकृति का भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह सृष्टि के मूलभूत नियम से संबंधित हो सकता है। ये लगभग शमनवादी लगता है, लेकिन अधिक आदिम, जैसे कि यह सजीव प्राणियों के युग से संबंधित नहीं है, बल्कि इस अंतरिक्ष के निर्माण से संबंधित है। ओह, यही तो है। मुझे लगता है कि यही इस जगह की आधारशिला हो सकती है। न्यान ने पत्थर को घूर कर देखा। शायद हमें इसे नहीं लेना चाहिए। सच है, अगर हम उस जगह को ढहा देते हैं जब हम उसमें हैं, तो हम या तो शून्य में फेंक दिए जाएंगे, या हम कबीले के परिसर के ठीक बाहर गुफाओं में एक नरक पोर्टल बना देंगे। इससे शायद बड़ों पर असर न पड़े। मार्क ने जोर से सिर हिलाया। अगर हम यहाँ से जाते समय इस जगह को दोबारा बंद नहीं करते हैं, या फिर इसे नरक का एक विशाल द्वार बना देते हैं, तो वे निश्चित रूप से हमसे खुश नहीं होंगे। ये सोचकर रे को हंसी आ गई। अगर एल्डर्स ऐसा करते तो वे पागल हो जाते, खासकर इसलिए कि यह कोई कालकोठरी या परीक्षण स्थल नहीं था, बल्कि यह सीधे निचले लोकों में प्रवेश करने का रास्ता था। ठीक है, हम इसे वापस उसकी सही जगह पर रख सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से यही दफना हुआ था, और इस जगह से नहीं आया था। इसका आधार समतल है और उसमें एक चौकोर खांचा है, इसलिए ये किसी वेदी या चबूतरे पर रखने के लिए बना होगा, काल ने कहा। ठीक है, हम पत्थर को वापस रखने के लिए आधार ढूंढते हैं, और फिर निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास हर प्रकार के एक या अधिक पौधे हैं। गोलेम काफी समय से इधर उधर फैले हुए हैं, और वे दाना मैच के लिए कुछ भी वापस नहीं ला रहे हैं। रेमी ने उन्हें बताया। दाना ने माथे पर शिकन डाली। ये सही था, उसने कुछ देर पहले अपने गोलेम भेजे थे, और वे कुछ भी नया लेकर नहीं आए थे। क्या उनके साथ कुछ हो गया होगा? उसे न तो किसी हमले का आभास हुआ और न ही उसे उनमें किसी प्रकार की क्षति का आभास हुआ। वे अभी भी नए प्रकार के पौधों की खोज में लगे हुए थे, जैसा कि उसने उन्हें निर्देश दिया था, और उसने एल्फ राजाओं को चुना था, इसलिए उनमें बुद्धि या चपलता की कमी नहीं थी। समूह तुरंत फैल गया और वेदी के संभावित निशानों की तलाश करने लगे, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र की भी तलाशी ली जहां न्यान को मूर्ति मिली थी। ये संभवतः गिर गया होगा और अपने आधार के ठीक बगल में दब गया होगा, और फिर समय के साथ जमीन के नीचे गुम हो गया होगा। बहुत कम जानकारी होने के कारण वे केवल हर जगह खोजबीन कर सकते थे, और इस क्षेत्र में कई खंडहर हो चुकी पत्थर की इमारतें मिली। इस जगह पर कई कब्रें भी थीं। काल ने अनुमान लगाया कि ये उन लोगों की कब्रें थीं जो युद्ध में मारे गए थे। हालांकि अगर वे यहाँ फंस जाते और भूख से मर रहे होते, तो कुछ लोग भोजन के नए और अभिनव स्रोत खोजने का सहारा ले सकते थे,
जिससे अगर वे खुद को ठीक करने में असमर्थ होते तो आसानी से जहर का शिकार हो सकते थे। कुछ अमर प्राणियों के लिए यह एक आम समस्या प्रतीत होती थी। काल को समझ नहीं आया कि उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि कम से कम पुनर्जीवन उनके हित में होगा। लेकिन कई योद्धा तो पूरी तरह से युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित करते थे और उपचार के लिए केवल औषधि या सहयोगियों का सहारा लेते थे। जरूरतें। यहां तक कि उसके समूह के सबसे आक्रामक सदस्य के पास भी कम से कम अच्छी पुनर्जीवन दर थी, साथ ही जीवन लीच और अन्य बुनियादी आत्म उपचार विधियां भी थीं। काल वेदी की तलाश में भटकता रहा और अंततः खुद को एक टूटी हुई पत्थर की सीढ़ी के सामने खड़ा पाया। एक तरफ शेर की आंशिक रूप से टूटी हुई मूर्ति थी, लेकिन दूसरी तरफ खाली थी। बस इतना ही काफी है। सीढ़ियों के शीर्ष पर एक उभरा हुआ पत्थर था जो सही आकार का होना चाहिए था। दूसरी मूर्ति के आधार में फिट हो गया। अब वे इसे वापस रख सकते थे और इसका मूल भाग स्थान को यथासंभव बेहतर ढंग से कार्य करना चाहिए। वह शायद ठीक से समझा पाता, लेकिन इसकी हालत को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा था।